सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो उसे समझने से पहले सबसे पहले आपको याद करना होगा कि क्लास 11 में आपने एक वेव्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, जहां पर आपको वेव्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपको याद होगा कि पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर रहकर अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब उस वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी मैं जरा आपको रिमाइंड कराता हूं। अब वेव को अगर आपको जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस तरह से किया जाता था, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो वेव है ये स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती थी, यानी कि हर टाइम पे अगर आप इसकी फोटो खींचोगे तो आपको अलग अलग फोटो नजर आएगी। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो वेव है और स्पेस के रिस्पेक्ट में, मींस हर एक पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग पोजीशन है और अलग अलग टाइम पे वो कभी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो अगर एक वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें एक्स वेरिएबल होता है और टाइम वेरिएबल होता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, और वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है तो यहां पर साइन माइनस होता है, और अगर ये पीछे की तरफ मूव करती है तो यहां पर प्लस होता है। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, मैंने रिवाइज भी करा दी। और यहां पर जो ए है वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कि वो कितना ऊपर जा सकता है। के यहां पर वेव नंबर हुआ करता था जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती थी, जिसकी फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड ओमेगा अपना होता था 2 पाई बाय टी। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको याद करा दी जो आपको इस ईएम वेव्स में काम आने वाली है। तो ये वेव के बारे में थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ क्या है और इसका सोर्स कहां से आया, ये सब जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिलाता हूं कि जब चार्ज रेस्ट पे रखा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब वही कॉन्स्टेंटली मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वही चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, क्या हो जाए वो चार्ज एक्सेलरेट, यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा कॉपी में लिख लो। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब मन में सवाल आया कैसे, और इसका कोई एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा दो, जुम 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 ऑसिलेट करा दो, तो इसकी वेलोसिटी आप चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज करोगे तो वो एक्सेलरेटेड हो गया। आपने कहा ठीक है, हम ये समझ गए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव्स बनाता है, लेकिन कैसे? तो अब आप देखो, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। आप बोलोगे ठीक है, वो कैसी? एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसी? टाइम वेरिंग, जो चेंज करती रहेगी। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा आपने कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देती है, यानी कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करके देगा। क्या देगा? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग थोड़ा सा और याद करो तो जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वापस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रोड्यूस करके देती है। तो यहां पर हुआ क्या, थोड़ा सा कहानी को समझो। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसने एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रोड्यूस करती है। जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो यहां हो क्या रहा है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रही है, और इनमें वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के और स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव्स बनाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करेंगे और ये वेव के कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में और स्पेस के रिस्पेक्ट में ये चेंज करते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इक्वेशन देखने से पहले ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से हमारे अर्थ तक जो लाइट आती है बीच में कोई मीडियम कहां होता है, लेकिन फिर भी ईएम वेव्स, लाइट क्या है, ईएम वेव्स तो यहां तक पहुंचती है, मतलब इसको मीडियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग ये स्क्रीन पे देखो, तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ वेरी करता दिखाई दे रहा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देखोगे तो वाई एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंटेड है, देखो उसकी डायरेक्शन, और जो ब्लू कलर से, और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो रेड कलर से जेड एक्सिस की तरफ है। तो हम इसको रिप्रेजेंट अगर जनरल इक्वेशन में करें तो हम कैसे करेंगे, तो आप लोग प्लीज स्क्रीन पर एकदम फुल ऑन फोकस से देखो। अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले ई नॉट, यानी कि उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सर ये साइन की तरह वेरी कर रहा है तो साइन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर के एक्स माइनस ओमेगा टी।
एक्स क्यू और टाइम क्यू, क्योंकि ये स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंज कर रहा है। देखो पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उन टाइम के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे, और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्टिकल आगे, पार्टिकल वहीं पर है, लेकिन हर एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन अगर आपको पूरी वेव को रिप्रेजेंट करना है तो हर एक पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इस केस में ये y के अलॉन्ग है, तो मतलब कि इस केस में ये j कैप आप ले सकते हो। ठीक है, क्या ले लो आप, j कैप। ठीक है, इस केस में आप इसको j कैप ले लो। ठीक, अब ये कहीं भी वैसे हो सकती है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम तरीका बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये भी स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, और इस केस में ये जेड एक्सेस की तरफ है, तो हम इसको के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रही होंगी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेव है वो आपको देखो एक्स एक्सिस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होगी। आप नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ है, और वेव एक्स की तरफ जा रही है। तो अगर आपको वेव की डायरेक्शन चाहिए तो आप उस वेव की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जो ई कैप है और जो बी कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको वेव की डायरेक्शन मिल जाएगी। वेव को सी से या वी से रिप्रेजेंट कर लो, वी से रिप्रेजेंट कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, वी से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक, तो वी, तो जैसे इस केस में अगर हम देखें तो जे कैप एंड के कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप साइड में देखो, तो आई कैप, जे कैप और के कैप को आप ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, आप एक साइकिल चलाओ, आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो आपको के मिलेगा, के को जे के साथ क्रॉस करोगे तो आपको आई मिलेगा, के को आई के साथ क्रॉस करोगे तो जे, मतलब अगर आप आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो आपको के मिलेगा। सिमिलरली जे को के साथ आई, के को आई के साथ जे। और अगर ये उल्टा साइकिल चलाओगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं यही चीज़ जे को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो वो माइनस के हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको जो वेव जा रही है उसके डायरेक्शन दे देगा। तो इस केस में जे क्रॉस की आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज बोर्ड्स में, जेई में, नीट में आते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से नोट करो। और फिर से एक चीज़ तो भूलना मत बिल्कुल कि जो ओमेगा है वो आपका 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और जो वेव नंबर है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी, इसको प्रॉपरली नोट करो। और आप में से किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे अकॉर्डिंगली बता सकते हो। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है कि आपकी जो वेव है वो जेड एक्सिस की तरफ जा रही है। तो आपको ये चीज़ तो याद है ना कि ई कैप और बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेव की स्पीड दे देता है, वेव की डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, तो ये आपको बोल दिया है कि ये के कैप में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो के कैप कब आता है, जब हम आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप की तरफ हो, और हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो वो जे कैप की तरफ हो। तो ये इसका वन ऑफ द आंसर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक वैरायटी और होती है जो रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखा रहा होगा कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है, उन दोनों के बीच में बस इतना फ़र्क होता है कि यहाँ पर जो स्पीड होती है ईएम वेव की, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, E इज इक्वल्स टू बी सी। सो ए बी सी से आप इसको याद रखना, या कन्फ्यूजन हो सकती है तो बी सी, ए बी सी से याद रखना। ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी, या अगर आप इसको एक और तरह से लेना चाहो तो ई आर एम एस इज इक्वल्स टू बी आर एम एस इंटू सी। ठीक है, आर एम एस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको एसी नाम के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 megahertz travels in free space along the x direction. ठीक है, at particular point in space and time electric field आपको given है 6.3 j cap. What is the b at this time? So कुछ नहीं करना, आपको बस डायरेक्टली E is equals to bc को सॉल्व करके आपको करना क्या है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन c। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6.3 एंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये गाइस कटेगा और यहाँ पर आएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। अब गाइस डायरेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर
वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायरेक्शन का, वो आपको वेव की डायरेक्शन देता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इन दिस केस है वो आपकी जे कैप क्वेश्चन में गिवन है. मैग्नेटिक फील्ड की आपको नहीं पता, और आपको ये पता है कि जो आपकी वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी आई कैप में जा रही है. सो आपको वैसी साइकिल बना लेनी है, आई कैप, जे कैप और के कैप. तो जे कैप का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे कि आई कैप मिल जाए, तो ये बहुत क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप की तरफ है. सो यहां पर अगर आपको पूरा रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर क्वांटिटी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला जे कैप इसकी, सॉरी के कैप अब इसकी डायरेक्शन है. ऑलराइट, यहां पर आप इसको के कैप कर लो क्योंकि जे कैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर अपना के कैप इसकी डायरेक्शन है. ऑलराइट, सो ये एक वैरायटी है क्वेश्चन की जो आती है. तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखना, E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी. अब एक न्यूमेरिकल और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखो, यस, ये न्यूमेरिकल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को कंपेयर, क्योंकि कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस बड़े आते हैं. जैसे हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि जो बी वाई होता है वो होता है बी नॉट साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी, डिपेंडिंग कि किस तरफ वो मूव कर रहा है. अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस लेते हैं, और अगर नेगेटिव एक्स में जा रही है तो प्लस लेते हैं. तो आप देख सकते हो इस बार आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव है, मतलब कि वो पहले ही ये क्लियर हो गया कि वेव आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक फील्ड वाई, वो अपने को दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t टेस्ला. ऑलराइट, सो अगर हम इसको यहां पर कंपेयर करें तो x के साथ जो लिखा है k यानी कि वेव नंबर, और नीचे 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, दोनों को कंपेयर करोगे यानी कि सिंपली कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, तो आपको क्या मिलने वाला है कि जो k है वो आपको 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3. k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली 500 हो गया. तो यहां से अपने को वेवलेंथ मिल गई 2 पाई बाय 500, वेवलेंथ अपने को मिल गई. ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी, कंपेयर करेंगे. ओमेगा यहां से अपने को मिल गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. ठीक है, जो t के साथ लिखा था वो ओमेगा, और यहाँ पर t के साथ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. सो ओमेगा अपना होता है 2 पाई f इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. सो यहाँ से आपको इजीली f मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो यहाँ से अपने को लैम्डा भी मिल गया और f भी मिल गया, यानी वेवलेंथ भी मिल गई और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर लिया कि यहां पर प्लस साइन आया, दैट मींस वेव अपनी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि माइनस आई कैप में जा रही है. नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका था ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. ठीक है, अब ई नॉट कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिलेशन डिस्कस किया, मैं ऊपर लिख देता हूं अगर आप लोग को याद हो तो. ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी. बी नॉट अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे तो अपना जो बी नॉट आ रहा है वो यहां से देखो, ये जो आगे लिखा है साइन के यही बी नॉट है अगर आप कंपेयर करो. सो बी नॉट अपना कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 2 6 यानी कि 60 आ जाएगा. तो अपना ई नॉट आ गया 60. साइन के अपने को पहले से ही पता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x, एंड ओमेगा अपने को पता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अभी डायरेक्शन नहीं आई है इसकी, तो डायरेक्शन के लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है. अपने को पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही अपने को वेव की डायरेक्शन देती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है किधर की तरफ जा रहा है, वाई लिखा है ना, वाई तो मतलब जे कैप की तरफ है. ठीक है, और जो अपनी वेव आ रही है वेव की स्पीड माइनस आई. तो अब आप ये मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने एक साइकिल सिखाई थी, कौन सी वाली, आई कैप, जे कैप और के कैप. तो किसका के कैप जे कैप के साथ प्रोडक्ट करे कि माइनस आ जाए, तो जब हम के का जे कैप के साथ करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप की तरफ है. तो सारी चीजें क्लियर हो रखी है. तो अगर आप फाइनली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड 60 साइन 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t
और आगे एंड में के कैप लगा देना जो कि उसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की वैरायटी है, आपको डीपीबी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आपको कुछ एक डीपीबी मिलेगी जिससे आप इसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस तरह के आर्टिकल्स में। बाकी आपके पास जो SL अरोरा, नूतन, जिस तरह की भी बुक्स हो उसको भी प्रैक्टिस करो। अब अपना लास्ट और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझना है, एक रिलेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे मैं बात करूं EM वेव की स्पीड की, तो जो EM वेव की स्पीड है वैक्यूम में तो वो लाइट की स्पीड से जाता है, लेकिन कोई एक ऐसा रिलेशन है जो हमें आगे डेरिवेशन में भी मदद करे। तो जो EM वेव की स्पीड होती है यानी कि वो होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां पर म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात हो रही है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की बात हो रही है। अब अगर मैं यह बोलूं कि मैं किसी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की जगह पानी के अंदर हमें लाइट की स्पीड देखनी है पानी के अंदर, तो मीडियम चेंज हो गया, तो वहां पर स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करोगे और वहां पर आपको जो परमियाबिलिटी लेनी होगी वो आपकी मीडियम की लेनी होगी। लेट्स से उसको हम लोग बोल देते हैं मीडियम की, हम बोल देते हैं उसको म्यू, और परमिटिविटी मीडियम की एप्सिलॉन। तो वहां पर स्पीड अपनी चेंज हो जाएगी और उस मीडियम का म्यू और उस मीडियम के एप्सिलॉन को हम यहां पर पुट करेंगे। तो EM वेव की स्पीड निकालनी होगी तो 1/√ऑफ परमियाबिलिटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी, ठीक है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें 3 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी चीज हम इसमें और हाईलाइट कर दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, एक टर्म और होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव क्या होता है? जैसे किसी भी मीडियम को जब आप फ्री से एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको, अगर मैं रिलेटिव परमियाबिलिटी की बात करूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव परमियाबिलिटी, सो वो हो जाएगा आपका क्या, जिस भी मीडियम में आप बैठे हो और वैक्यूम की परमियाबिलिटी से डिवाइड कर दो। सिमिलरली रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होती है? जिस भी मीडियम में आप बैठे हो और वैक्यूम की परमिटिविटी से आप डिवाइड कर दो। तो यहां से अकॉर्डिंगली म्यू को आप म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट से आप क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपका v है वो पता है क्या बन जाएगा? 1/√ऑफ म्यू आर म्यू नॉट, और वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसको 2 पार्ट में अलग अलग ब्रेक करके लिखो तो आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख लो और म्यू आर एप्सिलॉन आर को साथ में लिख लो। तो ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c होता है। तो यहाँ से जो आपकी मीडियम में EM वेव की स्पीड होगी, इस टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया, इस वाले टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया c से, तो ये हो गया c/√ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। सो ये सारे रिलेशंस भले बहुत बोरिंग हो लेकिन काम के बहुत होते हैं। तो एक रफ मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि EM वेव की जो स्पीड है वो होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर किसी मीडियम में चला गया तो उस मीडियम की परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी, और अगर हमें रिलेटिव परमियाबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेगा तो अकॉर्डिंगली हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इन रिलेशंस को गाइस आप नोट करो। अब यहां तक अगर आप अच्छे से कर लोगे तो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपसे हो जाएंगे जैसे पीछे किया, और ये सारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो प्लीज उसको ट्राई जरूर करना। इसको नोट करो गाइस, देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर।